सितंबर 2025 के एग्जाम्स आने में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो 3 महीने के आसपास हमारा टाइम है और सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, मतलब 19 चैप्टर आपके सिलेबस में, और सिर्फ चैप्टर्स नहीं है, काफ़ी सारे कंसेप्ट है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। सो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि आपने अभी तक इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, आपने कोई क्लास नहीं ली है, या अपने एंड पे आपको सेल्फ स्टडी करनी थी बट आपने वो भी नहीं करी है, या ये हो सकता है कि आपने कभी पहले क्लास ली है बट अभी आपकी रिवीजन नहीं है, मतलब आपने एक भी रिवीजन इफेक्टिवली नहीं करी है एंड यू आर इन अ पोजीशन कि जहां पे आप चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेटजी, और मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को आपको रेफर करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है इस सब्जेक्ट को। अगर आप पहली बार पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो भी तैयार करने के लिए, अगर आपने इसको कभी ब्रीफली पढ़ा है बट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ने के लिए, एंड ये सब्जेक्ट को आपको इसी टाइम पे पिकअप कर लेना चाहिए, ये हाई टाइम है। और इसका रीजन ये है, अगर आपने अभी मई का पेपर देखा हो तो काफी सारे बच्चों को वो मुश्किल लगा था। ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, बट अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस सब्जेक्ट को अगर इनफ टाइम दोगे, इनफ टाइम मतलब जितना टाइम ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आने में, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने में, उतना ही ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और उतने ही चांसेस ग्रुप 1 के क्लियर होने के आपके बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 1 में जो पेपर आपको पास नहीं होने देता है वो ऑडिट है। ठीक है, आप इस बात को आप किसी भी वे से ले सकते हो सकता है आपको लगता होगा कि ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है, जो एक कंसेप्शन है, जब हम ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं तो सब्जेक्ट ही ऐसा है यार। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हाँ थोड़ी सी चीजें तो टेक्निकल है, मुझे उसको समझना है, कुछ वीकनेस मेरी होंगी उसके ऊपर काम करना है और फिर मुझे इसकी तैयारी करनी है। राइट, सो मैं आपको ना एक स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जिसको मैं कह रही हूँ KKM स्ट्रेटेजी। बेसिकली 3 चीजों के ऊपर हमारा फोकस होगा, 2 K के ऊपर और एक M के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला K क्या हुआ, सबसे पहला K मतलब कि आपको कहां से सब्जेक्ट की तैयारी करनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अगर आप 0 पे हो और आपको 100% में जाना है 3 महीने के अंदर, इफेक्टिवली 3 महीने जो बचे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना कहां से है, रिसोर्सेज कौन से हैं जो मुझे रेफर करनी है, कितनी बुक मुझे रेफर करनी है। ठीक है, कहां से मैं पढ़ाई करूं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए। एक बुक मतलब जैसे कि जो आपका मेन बुक है, एक ऐसा बुक जिसके अंदर सारे कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट है जो आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर है। तो आप जब भी बुक लोगे, चाहे वो आईसीआई मॉड्यूल आप रेफर करो, उससे बेस्ट नहीं है अगर आप उसको समझ पाते हो तो। ठीक है, या अगर आप कोई और बुक भी रेफर करते हो, राइट, क्यों आपको वो रेफर करनी चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूंगी, बट अगर आप कोई और भी बुक रेफर करते हो, जस्ट आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, आप फाइनल के बच्चे हो, आपको ज्यादा उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन या कोई पिक्चर वगैरह नहीं देखनी है, आपको वहां पे देखना है कि क्या उस बुक के अंदर मुझे 100% कंसेप्ट मिल रहा है। क्योंकि ज्यादातर बुक ऐसी हो सकती हैं जिसके अंदर कंसेप्ट पूरे नहीं है, और क्योंकि वहां पे चीजें शॉर्ट में हैं और आपको वो इजी लगता है कि अरे नंबर ऑफ पेजेस इतने हैं तो चलो इस बुक को अब लेके जाते हैं आगे, तो वहां पे चीजें आपके लिए पहले स्टेप पे चीजें खराब होने लग जाती है। क्योंकि अगर आप पढ़ के ही कम जाओगे तो आपको चीजें उससे कम याद रहेंगी, उससे कम आप एग्जाम में लिख कर आओगे, आपको केस स्टडी कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी अगर आप आधी अधूरी चीजें पढ़ते हो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का फ्लो होता है, लिंकिंग होती है, वो आप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। सो आपको ना आईसीआई मॉड्यूल या कोई भी ऐसी बुक जिसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल जितना ही मटेरियल है या उससे ज्यादा उसको रेफर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको कोई और बुक क्यों रेफर करनी चाहिए, इसको भी मैं एक बात बता देती हूँ। क्योंकि जब आप आईसीआई मॉड्यूल खोलते हो उसके अंदर अभी 2 चीजें ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये है कि जिस तरीके की मॉड्यूल की प्रेजेंटेशन है उससे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे जितना चीजें सिंपल रहे, सिस्टमेटिक वे में रहे, उतना आपके लिए आसान है। बट मॉड्यूल की प्रेजेंटेशन वैसी नहीं है, पैराग्राफ्स हैं वहां पे काफी सारे, इतनी हेडिंग्स सब हेडिंग्स नहीं है, टॉपिक के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग नहीं, जिससे आपको चीजें आसान हो जाए। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक ये है, जब आप सिलेबस देखते हो, जो आपको देखना चाहिए जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो, जब आप सिलेबस देखते हो आईसीआई मॉड्यूल का, तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि यार कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिनको आप इंटर लेवल पे पढ़ के आते हो, तो मैं उसको फाइनल लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इंस्टीट्यूट ने बोला कि इधर से जो रट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बनेंगे। तो एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा भी
कि आप ये वाला स्टैंडर्ड क्यों करा रहे हो, जैसे कि चैप्टर 5 के जो 500 सीरीज के स्टैंडर्ड है, चैप्टर 6 के जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, या 200 210 ऐसे भी कुछ स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट कह रहे हैं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सारे ही एसेज हैं, बट कैसे कि स्टैंडर्ड को आपको अप्रोच करना है वो अप्रोच इंस्टीट्यूट ने उधर सिलेबस के अंदर लिख के रखा है। बट जब आप आईसीआई का मॉड्यूल खोलते हो तो इंस्टीट्यूट ने इन स्टैंडर्ड का कंप्लीट टेक्स्ट नहीं दिया है, उसने खुद शॉर्ट में चार्ट दे दी। जैसे कि अगर आप देखोगे ऐसे 550 का 505 का बहुत ज्यादा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन वो पूछता है। तो मतलब आपको ऐसी बुक चाहिए होगी जिसके अंदर ये सारे स्टैंडर्ड भी हो, इधर से केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बनते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चंस भी बनते हैं। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड है जिनको आप अपने सिलेबस से निकाल सकते हो जहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट उसके अलावा 500 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ स्टैंडर्ड जिनको मैं कह रही हूं निकाल सकते हैं, उसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या रेफर कर रहे हो। दूसरा, क्वेश्चन बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एफआर पढ़ते हो, एएफएम पढ़ते हो, यहां पे जब आप पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आप लेते हो, लेकिन जब आप थ्योरी जो ऑडिट है उसको आप पढ़ते हो तो आप क्वेश्चंस नहीं करते। अनफॉर्चुनेट है बट सच है, क्वेश्चंस आप करोगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप मांगते हो, ठीक है। सो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस करो, एटलीस्ट आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट पिछले 5 अटेम्प्ट के एमटीपीज, आरटीपीज, ये मैं बेयर मिनिमम कह रही हूं, और सजेस्टेड आंसर्स है अलोंग विद आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस। अच्छी बात यह है कि जब आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखोगे तो उसके अंदर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे और क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा। अभी भी जो मई 25 का क्वेश्चन पेपर बना था वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बना है। मैं उसको फिर डिस्कस करूंगी किसी और वीडियो के अंदर, बट उसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज हुई है और वो ड्राफ्टिंग वो आपको समझ पे नहीं आई क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है। क्योंकि जिन नोट्स को आप रेफर करते हो, चाहे आपको ये बात कितनी भी बुरी लगे, वो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट के अंदर यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इनफैक्ट इन एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग एंड क्वेश्चंस। तीसरा, आपके पास ना एक क्विक नोट्स होनी चाहिए। ये क्विक नोट क्या है कि मल्टीपल रिवीजन्स में हेल्प करेंगे। ये चार्ट बुक हो सकती है कोई, या आपके खुद के लिखे हुए हैंड नोट हो सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। अगर ये आप बना सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, या कोई और समरी नोट्स, किसी भी तरीके के नोट्स जो आपको ना 1 डे बिफोर में हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ये कर सकते हो, जो आपका मेन बुक है उसके अंदर आप मार्किंग ऐसी करो कि आपके उस मेन बुक में से ही 1 डे बिफोर का कंसेप्ट निकल के आए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले कहां से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप अभी भी गलत वे से पढ़ाई कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, नहीं तो आपको एक अटेम्प्ट और कॉस्ट पड़ेगी उधर कि आप सही मटेरियल प्लीज रेफर करो। कहां से पढ़ाई करनी है इज वन। दूसरा, कैसे पढ़ाई करनी है, मतलब अभी एग्जीक्यूशन कैसे होगा। 90 दिन बचे हैं तो आपने इस 90 दिन को 3 हिस्सों में बांट लो। ये एक एस्टिमेटेड बेसिस है, डेफिनेटली आपके इधर कम ज्यादा टाइम लग सकता है, बट एक अप्रोच है जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। यहां पे ना पहले 30 दिन आप पढ़ाई करो खुद से, मतलब चीजों को समझो। यहां पे ज्यादा फोकस ना ऐसे चीजें क्रैम करने के ऊपर मत करो, चीजें लर्न होती रहेंगी, डेफिनेटली आपको लर्न करनी है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे एक बार में ही सब चीजें लर्न हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं होगा अगर आपने आज तक इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। सो अगर आपने कोई क्लास नहीं ली है तो कोई ऐसी क्लास आप ले सकते हो जैसे कि जिसके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ग्रुप के और आपको लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ग्रुप्स देने हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, मेरे चैनल पे खुद कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। आपको अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, मतलब लिटरली आपको नहीं आता यार क्वेश्चन समझ में, तो दैट मीन्स आपके कंसेप्ट वीक है। आप रेगुलर बैच भी अगर इस टाइम पे लोगे तो भी आपके पास इनफ टाइम होगा क्लासेस खत्म करने का। तो आपका इधर मेन पर्पस क्या है कि मुझे चीजें समझनी है। जब आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, कभी भी कट शॉर्ट मत करना, इधर कोशिश करना कि जब आप पढ़ रहे हो तो स्क्रिबल करते रहो, कीवर्ड्स को लिखते रहो, ध्यान में रखो, इतना अटेंटिव होकर क्लासेस देखो कि यार आपको याद रहेगा टीचर ने क्या बोला था क्लास के अंदर, ठीक है। जो आपका पहला रिवीजन होगा वो अगले महीने से आप शुरू कर सकते हो, जब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऑडिट आपको अभी से पकड़ना चाहिए और लास्ट तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट निकल जाता है हाथ से। बोरिंग है ये बहुत ज्यादा, मैं मानती हूँ इस बात को, बट आपको नहीं छोड़ना चाहिए,
ठीक है, तो पहली रिवीजन आप अगले महीने से पिकअप कर सकते हो। यहां पे रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, मतलब इधर से ही आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज केस स्टडी सोल्व करनी है। अच्छा, केस स्टडी अगर आप नहीं सोल्व कर पा रहे हो, काफी सारी केस स्टडी होगी अभी, तो आप क्या कर सकते हो, हर दिन का टारगेट बना लो, यार मुझको 2 केस स्टडी टेकअप करनी है। मतलब 2 दिन, अगर आप 2 केस स्टडी हर रोज की टेकअप करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप हर रोज की केस स्टडी भी टेकअप करोगे एक, तो भी आपके पास 60 दिन होंगे सेकंड रिवीजन से, मतलब 60 केस स्टडीज आप कंप्लीट कर पाओगे ऑडिट की सारी। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इधर आपका मेन फोकस क्या होगा कि मुझे रिवीजन करनी है। जब आप ये रिवीजन करोगे, यहां पे आपका फोकस होना चाहिए रिकॉल करने के ऊपर कि अच्छा जो मैंने पहले पढ़ा था वो मेरे को याद आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत। यहां पे लर्निंग के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। लर्निंग के साथ साथ यहां पे टेस्ट लिखने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा तो चैप्टर 1 का टेस्ट आपने लिख लिया, मतलब वहां पे एसक्यूसी 1 है उसका आपने टेस्ट लिख लिया। चैप्टर वाइज टेस्ट फ्रीली मैंने डाले हुए है ऑलरेडी लक्ष्य बैच, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे मेरी तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है सब्जेक्ट के लिए। दूसरी रिवीजन जो फाइनल रिवीजन आप कह सकते हो वो अगले महीने में होगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक रिवीजन रखा है, इसमें आप 2 हिस्सों में रिवीजन बांट सकते हो, 15-15 दिन की रिवीजन। ठीक है, सो 15-15 डेज में इधर आपका मेन फोकस क्या होगा, जो भी नोट्स आप रेफर करो वो 1 डे बिफोर नोट्स होने चाहिए। यहां पे भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने सेकंड रिवीजन में जब क्वेश्चंस उठाए ना, वहां पे आपको इंश्योर करना है कि आप मार्किंग कर लो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको मुश्किल लगे, जो आपको एकदम से क्लिक नहीं हुए, जिसका आंसर आपको एकदम से नहीं आया, ताकि जब आप इस रिवीजन में जाओ उन्हीं मार्किंग वाले क्वेश्चंस को पिकअप करो। मतलब आपका सिलेबस कम ही ऐसा होता चला जाएगा कि जब आपने सेकंड ये वाली रिवीजन करी ऊपर, वहां पे कौन सा ऐसे कंसेप्ट है यार जो आपको बहुत मुश्किल लगा, अच्छे से नहीं हुआ, जब इस रिवीजन में आओगे तो सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर आपकी वीक रहेगी, इस रिवीजन में आपको उसके ऊपर फोकस करना है। फिर जब लास्ट के 15 दिन रह जाएंगे तो आपके एमटीपीज वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम के ऊपर आप फिर दोबारा से कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। वहां पे आप क्वेश्चंस को लीनियंट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस आप देखना लास्ट में जो आपके बिल्कुल ही मार्क्ड क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चंस काफी कम हो जाएंगे। सो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ोगे तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको चीजें समझनी है, लर्न करनी है, आपको लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करनी है लिखने की। अच्छा, बोनस टिप्स फॉर लर्निंग। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं चीजें लर्न कैसे करूं, तो सबसे पहले तो बिना लॉजिक समझे अगर तुम कोई भी चीज क्राइम करने की कोशिश करोगे तुम्हें वो याद नहीं रहेगी। So it's very important, whatever you are trying to learn, understand the why it has been written. What is written is fine, but why it is written, this is also very important. और क्योंकि ऑडिट में ना चीजें रिपीट होती है, जब आपको why समझ में आ जाता है और आगे जाके जब वही चीज कहीं और पे किसी और कंटेक्स्ट में लिखी होती है ना, तब आप बहुत अच्छे से उस चीज को क्रैक कर पाते हो और आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाता है। हाँ, ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगी और इसके ऊपर मैं भी फोकस करूंगी अभी इस अटेम्प्ट से कि आपको ना जब रिवीजन वीडियोस आने लगेंगी तो आपको शॉर्ट रिवीजन वीडियोस देखनी है। उसका रीजन क्या है कि जो चीज हम सुनते हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना आप सुनोगे जितना आप देखोगे उतना आपको ज्यादा रिकॉल होगा। सो व्हाट यू कैन डू, जो लास्ट रिवीजन है या जो इससे ऊपर वाली रिवीजन है उस टाइम पे आप रिवीजन वीडियोस फिर से देखना शुरू कर सकते हो। एंड लास्ट में माइंडसेट इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे को 19 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपको ये सोचना है कि मुझे हर रोज कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट को लेकर करना है। क्योंकि अगर आप एकदम से इस सब्जेक्ट को देखोगे तो आप डर सकते हो, क्योंकि चैप्टर इतने सारे हैं, सिलेबस इतना सारा है, लर्निंग का कंटेंट इतना सारा है। काफी सारे बच्चे तो एक अप्रोच लेके बढ़ते हैं कि ये वाला चैप्टर तो मैं छोड़ के ही जाऊंगा। ठीक है, सो उस अप्रोच से आप मत बढ़ो आगे, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाओ। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन तो हर रोज आके कोई आपको दे देगा, वो 10 मिनट के लिए चलेगी, फिर उसके बाद वो सब फेड अवे हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली चीजों के साथ आगे बढ़ोगे, एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ आगे बढ़ोगे, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन या नॉइज आपको सुनाई देती है बहुत मुश्किल है उसको अवॉइड कर पाना। कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, राइट? बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कंसिस्टेंसी के साथ आप इस सब्जेक्ट को टेकअप करो, बोरिंग लगते हैं तो भी आप करो। एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, उस टेक्निक को आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि जब चीजें आप एक ही चीज को काफी देर तक करते रहते हो ना, उसमें मोनोटोनस आ जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपना ऐसा ही है कि जिसके अंदर मोनोटोनस होंगी चीजें।
है ना। और अगर आपकी अभी भी छुट्टी नहीं मिली आपको इंटर्नशिप से, तो आपके पास टाइम भी इतना अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे ये प्लान फॉलो करने के लिए। 3 महीने पहले आप ऑडिट पढ़ना शुरू कर रहे हो, वो बच्चा उठाता ही नहीं जिसकी आर्टिकलशिप चल रही है, बट आपको उठाना चाहिए, ठीक है। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, उसमें आप क्या करते हो कि आपने ना जैसे कि 30 मिनट पढ़ लिया, 25 मिनट पढ़ लिया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, बट 10 मिनट का ही वो ब्रेक होना चाहिए, या 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, फिर आपने एक छोटा टारगेट सेट किया, फिर आपने 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने ऐसा किया। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि यार मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, आने वाली 5 मिनट में मेरा ब्रेक है, उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपका दिमाग फोकस करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा आज, या सारा दिन ऑडिट पढ़ूंगा, वो कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। ऑडिट आप सारा दिन कभी भी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप एक ऐसा प्लान बना के चल रहे हो कि लास्ट के 1 महीने में सिर्फ ऑडिट, पूरा दिन ऑडिट, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं 15 दिन सिर्फ ऑडिट, 15 दिन सिर्फ ऑडिट, वो कभी भी वर्कआउट नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा थोड़ा आप अभी से करना शुरू करो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको कोई और कंटेंट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट कंटेंट, ठीक है। सो यस, प्लीज डू योर give your 100% on this subject, which majority of the students don't. Thank you so much. Bye bye.